नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। रक्त रक्त आप सभी को पता है रेड कलर का होता है। ये एक अपारदर्शी एवं नमकीन अपारदर्शी होता है तथा नमकीन होता है। और अगर ताज़ा रक्त हो तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत ये आता है। इसे तरल संयोजी ऊतक के भी कहते हैं। और मैट्रिक्स तरल अवस्था में होते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो बैंगनी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन, यूरिया, यूरिक अम्ल मिले होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अशुद्ध रक्त में क्या मिला होता है, तो आपको ये पता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन लेती है और सारे बॉडी में पहुंचा के उससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। फिर इस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ये जो खराब टॉक्सिन चीज़ें हैं वो और यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो यूरिया, यूरिक अम्ल, टॉक्सिन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। अशुद्ध रक्त में यूरिया, यूरिक अम्ल, टॉक्सिन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच कितना है। तो इसका पीएच जो होता है वो 7.36 से 7.41 के बीच होता है। ये क्षारीय होता है क्योंकि उदासीन जो होते हैं वो 7 होता है पीएच। तो अगर क्षारीय है तो 7.36, ये हल्का क्षारीय होता है। विशिष्ट घनत्व तो इसका 1.055 से 1.060 तक होता है, जो कि जल से थोड़ा भारी होता है। और शरीर में रक्त शरीर भार का 1/15वां भाग होता है। सपोज दैट किसी का वेट अगर 70 kg है, 70 किलो का है, तो उसमें रक्त लगभग 5 लीटर तक पाया जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रक्त क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ब्लड देखे हो ना, अगर ब्लड पॉली बैग में है या पॉलीथीन में है या कहीं किसी चीज में अपारदर्शी चीज में है, उससे आप चाहोगे कि आर पार देख सको तो नहीं देख सकते। तो रक्त अपारदर्शी होता है। उसका टेस्ट नमकीन जैसा होता है। और यह ताजे रक्त में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, तरल संयोजी ऊतक के, क्योंकि लिक्विड होता है। मैट्रिक्स इसमें तरल अवस्था में होते हैं। रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अशुद्ध रक्त बैंगनी कलर का होता है क्योंकि इसमें टॉक्सिन, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका पीएच जो होता है वो 7.36 से 7.41 तक होता है, इसलिए ये हल्का क्षारीय होता है। इसका घनत्व जो है 1.055 से 1.060 तक होता है, जो कि जल से भारी होता है थोड़ा। और शरीर भार का 1/15वां भाग होता है। देखते हैं रक्त की बनावट। मतलब ब्लड तो आपको पता हो गया कैसा होता है, कितना उसका पीएच होता है, क्षारीय होता है, टेस्ट कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है। बट अब उसके बाद रक्त की बनावट, रक्त में क्या क्या होता है। रक्त में एक भाग उसके रक्तवारी या प्लाज्मा का होता है, दूसरा रक्ताणु का होता है। तो ये देखिए, ये ब्लड का फिगर है। इसमें देखिए ये जो रेड है, ये रेड रेड ब्लड सेल्स है। ये वाइट ब्लड सेल्स है। ये येलो वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं लिक्विड की तरह, ये प्लाज्मा है। और ये प्लेटलेट्स है। तो कोई भी चीज़ लिक्विड करने के लिए जो ठोस सामान होता है उससे ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से आप ये, अगर क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा और रक्ताणु का कितना परसेंट होता है ब्लड में, तो अगर 50-50% होगा तो दोनों ठीक हो जाएंगे थोड़े। तो इनको थोड़ा लिक्विड करने के लिए
50 जो है वो बहुत थिक हो जाएगा, तो थोड़ा लिक्विड करने के लिए थोड़ा पोर्शन पानी का मिलाना पड़ता है। तो 55% आपका प्लाज्मा हो गया क्योंकि ये लिक्विड की तरह है, और रक्ताणु आपका 45% हो गया। अब जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसा होता है? तो प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय ये नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। आगे इसके बारे में बताएंगे, पहले देख लीजिए। ये पीले रंग का होता है, क्षारीय होता है। अब क्योंकि ये 55% होता है, इसके अंदर जल की मात्रा 90 टू 92% होती है, मतलब पूरी तरीके से ये वाटरी वाटर होता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ 1% और कार्बनिक पदार्थ 8% होता है। ये जो अकार्बनिक पदार्थ है इसमें नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये रक्त की जो क्षारीयता है इन्हीं के जल में घुलने की वजह से होती है। कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं उनमें से कुछ तो प्लाज्मा के संघटक होते हैं और कुछ प्लाज्मा संवहन करता है। इस प्रकार प्लाज्मा का जो संगठन है वो इस प्रकार है। जल 90 टू 92%, ठोस आपका 8 टू 10% होता है, जिसमें कि कार्बनिक जो है आपका 8 से 9% होता है, और अकार्बनिक जो है 1% होता है। अगेन फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है आपका पूरे रक्त का 55% होता है, जिसमें से कि इसमें जल आपका 90 टू 92% होता है, और 8% ठोस भाग होता है। 8 या 9% और 1% आपका अकार्बनिक है, और कार्बनिक आपका 8% है। अब इस पे देख लेते हैं जो प्लाज्मा है आपका, इसके ये क्वेश्चन पहला वाला जो लाइन है ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग प्रोटीन्स का रक्त प्रोटीन का होता है। तो 7.9% भाग रक्त प्रोटीन का होता है। प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन का 7 से 9% तक 7 से 9% तक रक्त प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ग्लोबुलिन, सीरम, एल्बुमिन, फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन। मे बी नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगी कौन से प्रोटीन आपके प्लाज्मा में होते हैं। तो ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन तो आपको याद होगा। ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन ये याद कर लीजिए। फिर है हार्मोन्स। अब ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड जो है आपके जो अंतस्रावित जो ग्रंथियां होती हैं वो कैसे अपने जहाँ पे उनकी जरूरत होती है वहां कैसे पहुंचते हैं? रक्त के द्वारा। तो ये जो अंतस्रावित ग्रंथियां हैं वो सीधे निकलकर रक्त में आते हैं और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपका क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो ये जो प्लाज्मा है आपका इसमें एंटीजन्स एंटीबॉडीज भी पाई जाती है जो कि आपको रोगों से या जो कीटाणु होते हैं विषाणु होते हैं उनका नाश करती है। इसमें गैस भी पाई जाती है प्लाज्मा में। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन होता है। रक्त का क्या काम है? वो ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर तक पहुंचाता है और उसको कर जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेके फिर उसको बाहर निकालता है। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है? ब्लड के ही द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण भी इसमें पाया जाता है। अब इन सब में जो बेकार पदार्थ होते हैं वो कैसे निकलते हैं? वो निकलते उत्सर्जित होते हैं यूरिन के द्वारा। इसमें यूरिया और यूरिक अम्ल और अन्य वर्ज्य पदार्थ मिलते हैं जिनका उत्सर्जन भी उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है। इसमें पित्तरस, रंजक, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन भी आकर मिलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। रक्त प्रोटीन में 7 से 9% अरे प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन का 7 से 9% भाग पाया जाता है। ये प्रोटीन है आपके ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। में हार्मोन क्या करते हैं? डायरेक्ट रक्त में मिलकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर अपना कार्य करते हैं।
एंटीजन्स एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। गैस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण पाया जाता है। यूरिया, यूरिक अम्ल होते हैं जो कि उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। पित्तरंजक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी पाया जाता है। अब इससे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे, अब रक्ताणु के बारे में पढ़ते हैं। वो जो था वो लिक्विड पोर्शन था। रक्ताणु जो है ये, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये आपका जो रेड है ये रेड ब्लड सेल्स है, ये वाइट वाला वाइट ब्लड सेल्स है, और ये प्लेटलेट्स हैं। इन्हीं दोनों तीनों को मिला के आपके रक्ताणु बनते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि कितना आरबीसी पाया जाता है मनुष्य में। तो 45 लाख स्त्री में और 50 लाख पुरुष में। वही ब्लड में रक्ताणु और प्लाज्मा का जो परसेंट आपको याद कराया है 55 और 45 था, वैसे ही 45 से 50 तक इसमें 45 जो है वो स्त्रियों में और 50 जो है वो पुरुष में। और बच्चों में 60 से 70 लाख बच्चों में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का आकार जो होता है वो छोटा होता है, गोलाकार होता है। ये देखिए, इसमें देखिए ये राउंड है, गोला है, छोटा है और चिपटा होता है, और बीच में कुछ दबा हुआ रहता है। केंद्रक नहीं होते इसमें। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीमेटिन नामक लौह रंजित कण होता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है और इसी से ये रेड कलर का दिखता है। इसका जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। 80 to 120 डेज का इसका जीवन काल होता है। इसका विनाश जो है यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। ये पिछले चैप्टर में आपको बता चुका गया है। वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका व्यास जो है 7.2 माइक्रोन से और मोटाई जो है 2.2 माइक्रोन होता है। अब आरबीसी की जो बनावट है उसमें संरचना जो है उसमें क्या क्या होता है? इसमें जो है 60 to 70% भाग आपका जल का होता है। 30 to 40% आपका ठोस भाग होता है। हीमोग्लोबिन ठोस के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीमेटिन नामक लोह वर्णक पदार्थ होते हैं, और इसके अतिरिक्त आरबीसी में फास्फोलिपिड और पोटेशियम फास्फेट होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आरबीसी जो है स्त्रियों में 45 लाख और पुरुषों में 50 लाख, बच्चों में 60 to 70 लाख। इसका आकार गोला, छोटा, चपटा, बीच में केंद्र चिपटा होता है और केंद्रक नहीं होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीमेटिन नामक लौह रंजित कण होते हैं। जीवन काल इसका 80 से 120 दिन का होता है। इसका विनाश जो है यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा में होता है। वयस्क होने पे लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका व्यास 7.2 माइक्रोन और मोटाई 2.2 माइक्रोन होता है। इसकी बनावट जो है इसमें 60 to 70% जल होता है और 30 to 40% ठोस होता है। इसके अतिरिक्त इसमें हीमोग्लोबिन मतलब ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीमेटिन नामक लोह रंजित कण होते हैं, जो कि ठोस भाग में ही आते हैं, और इसके अलावा इसमें फास्फोलिपिड और पोटेशियम फास्फेट पाया जाता है। आरबीसी के कार्य, इसके दो कार्य हैं। पहला है आयन का संतुलन करना। इसमें हिमेटिक नामक लौह पाया जाता है, और रंग गैसों का आदान प्रदान करना। आयन का संतुलन, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये आयन का संतुलन करती हैं, क्योंकि इसी से होकर विभिन्न प्रकार के आयन गुजरते हैं। गैसों का आदान प्रदान, शरीर में गैसों का आदान प्रदान हीमोग्लोबिन अरे लाल रक्त कणिकाएं उसमें जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और विभिन्न भागों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनसे क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है,
जो कि फेफड़ों में लाकर छोड़ देता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फेफड़ों से होते हुए श्वास नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। आरबीसी के दो कार्य हैं, आयन का संतुलन, गैसों का आदान प्रदान करना। आयन का संतुलन विभिन्न प्रकार के जो आयन है इन्हीं से होकर गुजरते हैं, और गैस का आदान प्रदान है ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और सारे शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि लाकर फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो श्वास नली के द्वारा बाहर नाक से निकाल दिया जाता है। अब है WBC, व्हाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये जो है ये संख्या में जो है लाल रक्त कणिकाओं से कम होता है, लेकिन इनका आकार जो होता है वो बड़ा और रंगहीन होता है। इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये रंगीन तथा अनियमित आकार की होती है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, और शरीर में रक्त द्वारा लाई गई जो हानिकारक जीवाणु होता है उनका यह भक्षण करती है। जब रोग की या संक्रमण की स्थिति होती है उस समय इसकी संख्या 30,000 तक हो जाती है, परंतु अगर सामान्य अवस्था स्वाभाविक अवस्था हो तो उसमें 6,000 से 8,000 तक कण प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है कि अमीबा की तरह फुटपाथ बनाने की क्षमता होती है। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका आकार जो होता है वो बड़ा और रंगहीन होता है। ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहते हैं, केंद्रक इसमें पाया जाता है। रक्त द्वारा जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करते हैं। संक्रमण में ये 30,000 तक संख्या में हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल अवस्था में ये 6,000 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। इसमें अमीबा की तरह फुटपाथ बनाने की क्षमता होती है। अब रक्त कणिकाओं को जो है श्वेत मतलब WBC को उनकी रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कण रहित ल्यूकोसाइट्स और कण सहित ल्यूकोसाइट, ऑर्गोन्यूक्लियोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के कणिकाएं पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। जो आपका न्यूट्रोफिल है ये कणिका जो है WBC का 65 से 70% भाग बनाता है। इनमें छोटे छोटे कणों को भक्षण करने की क्षमता होती है, और इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। इसे फेगोसाइट्स इसलिए कहते हैं, फेगोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि बाहरी जो हानिकारक जीवाणु होता है या विषैले पदार्थ है उनका भक्षण करता है। तो पदार्थ तथा जीवाणु को भक्षण करने की क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहलाती है, इसलिए इसे फेगोसाइट्स कहते हैं। इनका जीवन काल जो है वो 21 दिन का होता है, और ये कणिकाएं 2 प्रकार के रंगों अम्लीय और क्षारीय द्वारा अभिरंजित हो जाती है। इनका आकार जो है 10 से 12 माइक्रोन होता है। फिर से ग्रेनोसाइट्स में पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है, ये पहले तो इसकी जो कणिकाएं हैं ये श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना परसेंट भाग है, ये 65 से 70% भाग है। ये क्या करती है, ये छोटे छोटे कणों का भक्षण करती है, इसीलिए इसे फेगोसाइट्स भी कहते हैं। और इनका जीवन काल 21 दिन का होता है। ये कणिकाएं दोनों प्रकार के रंगों अम्लीय क्षारीय द्वारा अभिरंजित हो जाती है। इनका आकार जो है 10 से 12 माइक्रोन होता है। एसिनोफिल ये आपका कणिकाएं जो है आकार में बड़ी होती हैं तथा ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग ही बनाती है। इनकी क्रियाशीलता एलर्जी अवस्था में बढ़ जाती है। ये कणिकाएं अम्लीय रंगों से ही अभिरंजित होती है। इनका आकार भी 10 से 12 माइक्रोन होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये कणिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग बनाती है। एलर्जी में इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और ये कणिकाएं अम्लीय रंगों से अभिरंजित होती है, और इनका भी आकार 10 से 12 माइक्रोन होता है। बेसोफिल बेसोफिल ये श्वेत रक्त कणिका का सिर्फ 1% भाग बनाती है, और इसका आकार जो है 8 से 10 माइक्रोन होता है। यह क्षारीय रंगों द्वारा जिसे हिमेटोक्सिलिन से रंग
जाती है, जैसे कि क्षारीय रंग जो है हेमेटॉक्सिलिन है उससे भी ये रंग जाती है। नेक्स्ट आते हैं एग्रेन्युलो एग्रेन्युलोसाइट्स जो है ये कण रहित ल्यूकोसाइट्स होता है। इसमें क्या है कि कण नहीं पाए जाते हैं और केंद्रक जो है गोलाकार होता है। ये आपके दो प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। छोटी लिम्फोसाइट्स जो होती है उनका आकार जो है 8 से 10 माइक्रोन होता है और बड़ी लिम्फोसाइट्स का 10 से 15 माइक्रोन होता है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 30% भाग बनाती है। इसका निर्माण जो है लिम्फ नोड्स तथा लसिका ऊतक में होता है और ये निष्क्रिय फेगोसाइट्स होते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दो प्रकार के हैं, छोटी और बड़ी। छोटी जो है 8 से 10 माइक्रोन, बड़ी वाली 10 से 15 माइक्रोन होते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 25 से 30% भाग बनाती है। इसका निर्माण लिम्फ नोड्स तथा लसिका ऊतक में होता है और ये निष्क्रिय फेगोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट से ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 5 से 10% भाग बनाती है। ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। अगर क्वेश्चन आए सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा है, तो मोनोसाइट्स ये जो श्वेत रक्त कणिकाओं का 5 से 10% भाग बनाती है, वो आकार में सबसे बड़ी होती है। इनका व्यास जो है 18 माइक्रोन होता है और इसमें केंद्रक नाल के आकार के होते हैं जिसमें फेगोसाइटिक क्रियाएं होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या हैं? पहले तो आपको बता दिया गया फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जो आपके रक्त कणिकाओं में रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मार डालती है और उनका भक्षण करती है। ये क्या करती है? रोगों से रक्षा करती है। कीटाणुओं को क्यों मारती है? क्योंकि वो रोगों से रक्षा रोग फैलाते हैं, इसलिए उनको उनसे उन शरीर को रक्षा करती है। ये न्यूट्रोफिल्स की क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करती है और बाहरी जो हानिकारक पदार्थ तथा जीवाणु का नाश जो है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा ही होता है। इस प्रकार शरीर को रोग प्रतिरोधक प्रदान करती है। यह एंटीबॉडीज के निर्माण में भी सहायता करती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये गतिशील होती हैं, जिसमें अमीबा जैसे कुटपाथ बनाने की क्षमता होती है। इनसे यह बाहरी जीवाणु का विषैले पदार्थों को घेर लेते हैं और उनका भक्षण करती हैं। ये घाव को भरने में भी सहायता करती है और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रोगों को रक्षा कैसे करेगी? फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा, एंटीबॉडीज के निर्माण के द्वारा। कोशिकाएं जो होती है इनके अमीबा की तरह है, उत्पाद बनाने की क्षमता होती है, तो ये विषैले पदार्थ को घेर लेती है, उनका भक्षण कर लेती है। फिर भी ये घावों को भरने में सहायता करती है और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। अब आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया, ब्लड प्लेटलेट्स का और दूसरा नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं। जो ये प्लेटलेट्स है, क्या होता है कि रक्त में कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनका आकार और प्रकार अनिश्चित होता है, जो रक्त प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म, चपटी, गोल तथा रक्त में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। ये थ्रोम्बोसाइट्स से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बस जो है रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है। उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि की लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी कोशिका में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तथा केंद्रक का अभाव रहता है। देखिए, केंद्रक आपका व्हाइट ब्लड सेल्स में पाया जा रहा है, ना तो रेड ब्लड सेल्स में पाया जा रहा है, ना प्लेटलेट्स में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रक किसमें पाया जाता है, और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको व्हाइट ब्लड सेल्स में ही केंद्रक पाया जा रहा है। प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है और ये रक्त प्लाज्मा मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनता है। इनका व्यास 2 से 4 माइक्रोन होता है। फिर से रिपीट करते हैं, रक्त में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उन जिनका कि आकार प्रकार अनिश्चित होता है उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ये इनका आकार कैसा होता है? छोटा सूक्ष्म होता है, चपटा होता है, गोल में कुछ होता है और रक्त में ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बस जो होता है वो रक्त जमने में आवश्यक होता है।
इसका निर्माण भी अस्थि की लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसके कोशिका में छोटे-छोटे कण पाए जाते हैं तथा इसमें केंद्रक का अभाव होता है और प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में रक्त प्लेटलेट्स जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक पाया जाता है। ये रक्त मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनता है और इसका व्यास 2 से 4 माइक्रोन होता है। रक्त प्लेटलेट्स के कार्य, ये रक्त को जमने में मदद करता है क्योंकि रक्त में जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है जो रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। ये रक्त कोशिकाओं के छिद्रों एवं टूट-फूट में भी की मरम्मत करता है। इसमें कुछ एंटीजेंस पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं जो एंटीबॉडीज को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। रक्त बिंबाणु टूटने पर सीरोटोनिन बनाते हैं। सीरोटोनिन में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन रक्त कोशिका के वैसोडाइलेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। फिर से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है जिससे कि रक्त जमने में सहायता मिलती है। रक्त कोशिकाओं के छिद्रों एवं टूट-फूट की मरम्मत करता है और इसमें कुछ एंटीजन पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है और ये रक्त बिंबाणु टूटने पर सीरोटोनिन बनाते हैं। सीरोटोनिन में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और हिस्टामिन होती है जो कि हिस्टामिन रक्त कोशिका के वैसोडाइलेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है।